सर ईवीएम 2009 में पूरे देश में आई थी और 2005 में पहली मर्तबा आई थी, यानी कि ये कांग्रेस के शासनकाल में ही आई थी। तो फिर अब उससे जब ये बात कही जा रही है कि छेड़खानी नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं छेड़खानी तो है, जो हम पिछले चुनावों से देखते हुए आ रहे हैं। तो हम ईवीएम पे भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं करते। अगर ये सच है तो अगर इस तरह से संवैधानिक संस्थाएं भ्रष्ट होती गई तो फिर क्या होगा? सर 2018 में कंट्रोवर्सी हुई थी आपके क्षेत्र में जी, जिसमें आपके ऊपर भी कुछ एफआईआर्स हुई थी। बिल्कुल। क्या था वो मामला? देखिए 2018 में हमारे यहाँ पे एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम आसी था, तो उस बच्ची के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी उसकी। पर उस समय ऐसा हुआ कि प्रोटेस्ट हमने किया था उस बच्ची के लिए जी। पूरा शहर एक हुआ था, शहर के लोग भी साथ थे और हम अपनी तरफ से जितना कर सकते थे गलत के खिलाफ हमने वो किया। एफआईआर होनी थी करवाने वाले पे और बचाने के लिए उनने पिपरिया शहर में हमारे साथ 6 अन्य साथियों के ऊपर भी एफआईआर कर दी थी। मैं तो नहीं मानता कि न्याय मिला, अन्याय हमारे साथ भी हुआ, न्याय उसको भी नहीं मिला। कांग्रेस ने कभी भी नफरत वगैरह की राजनीति नहीं करी, हमेशा रोजगार वगैरह, पढ़ाई वगैरह, आपके स्वास्थ्य वगैरह, इन मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी है कभी भी। अभी सब अडानी जी को 10,000 एकड़ जंगल का जंगल जमीन दे दी गई है, वहां पे पहुंचे थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और जंगल काटे जा रहा है। पराली छोटा मोटा मुद्दा है, पर ये जो मुद्दे हैं इनकी ओर से ध्यान भटकाया जा रहा है जहां दोस्ती निभाई जा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने में जब 2 नाम सामने आए, एक तो खड़गे जी का आया और दूसरा शशि थरूर का आया। बहुत से लोगों ने शशि थरूर का समर्थन किया, चूंकि ऐसा माना जाता है कि खड़गे गांधी परिवार के ज़्यादा करीबी हैं। तो क्या कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए खड़गे से ज़्यादा शशि थरूर ज़रूरी थे? वो ऐसा नहीं है, वो एक कहावत है, अपनी वो शायरी है राहत इंदौरी की कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर, इस शहर में हमारे घर अकेला थोड़ी। हमारे साथ मौजूद हैं आज कांग्रेस के उभरते हुए नेता, जो अपने क्षेत्र में बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। और नीचे से चीज़ों को पकड़ के ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से दिल की गहराई से स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। आज हमारे सामने मुखातिब हैं एक ऐसी जड़ जो कि किसी भी दरख्त को बहुत ही मजबूत करने के लिए ज़रूरी होती है। हमारे साथ मौजूद हैं आज कांग्रेस के उभरते हुए नेता, जो अपने क्षेत्र में बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और नीचे से चीज़ों को पकड़ के ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। बिल्कुल। आप ये बताएं कि आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? कांग्रेस को मैंने इसलिए चुना कि हमारे दादाजी स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और पापा भी उसी राह पे कंटिन्यू, मतलब दादाजी के जो आदर्श और कहना चाहिए कि मतलब उनके जो कदम बढ़े जी कि कांग्रेस के प्रति जो उनकी सोच थी दादाजी की, तो पिताजी और पिताजी के बाद मैं भी कंटिन्यू उसी में, मेरे को अच्छी सोच लगी, वो विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ। अच्छा, जैसे कि कौन सी विचारधारा आपको सबसे अच्छी लगी? कांग्रेस ने कभी भी नफरत वगैरह की राजनीति नहीं करी, हमेशा रोजगार वगैरह, पढ़ाई वगैरह, आपके स्वास्थ्य वगैरह, इन मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी है कभी भी। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि भाई हिंदू मुस्लिम वगैरह पे करके और हम इन चीजों को पीछे करते जाएं। अच्छा, मतलब हर जो मुद्दे मेन होते हैं आजकल, जरूरत जो होती है उस पर कांग्रेस ने फोकस किया और विचारधारा असली यही सही है मेरे हिसाब से। तो अच्छा, कभी भी किसी भी देश के विकास में आपके आर्थिक मुद्दे वगैरह जो जरूरतें वगैरह होती हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए, ना कि आपस में ईर्ष्या पैदा हो किसी चीजों से। तो इनमें मैं बिलीव नहीं करता। अब सीधे मुद्दे पर अपन आते हैं। आपकी जिस तरह से हार हो रही है पूरे देश में, अभी आपके हाथों से बिहार फिसल गया, फिसल गया यानी आपका तो था ही नहीं, लेकिन जिस तरीके का जो बहुमत प्राप्त हुआ है वो चौंकाने वाला है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए हार तो हुई है,
हार स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है, सिक्के के दो पहलू हैं। पर कहीं ना कहीं छेड़खानी तो है, जो हम पिछले चुनावों से देखते हुए आ रहे हैं। तो हम ईवीएम पे भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं करते। तो हार की वजह, एक मुख्य वजह ईवीएम तो हो सकती है। सर, ईवीएम 2009 में पूरे देश में आई थी और 2005 में पहली मर्तबा आई थी, यानी कि ये कांग्रेस के शासनकाल में ही आई थी। तो फिर अब उससे जब ये बात कही जा रही है कि छेड़खानी नहीं हो सकती है, तो फिर कैसे इस पे आप आरोप लगा कांग्रेस रहे हैं? ईवीएम तो लेके आई थी जी। पहले, वोट वगैरह डलती थी तो वोट वगैरह क्या है कि बेकार ज्यादा चली जाती थी जब हम सील वगैरह लगाते थे। पर ईवीएम को लाए गए थे कि भाई जो वोट जहां व्यक्ति डाल रहा है उस पर प्रॉपर जाए। पर कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम अच्छे के लिए, पर बीजेपी ने उसको हैक करके बता दिया। उसका मतलब कहना चाहिए दुरुपयोग इस समय जो हो रहा है सत्ता में, उसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं, जिसमें हमें हार मिल रही है। तो सर, आप तो बहुत सारी जगहों पे जीत भी रहे हैं। जीतते ऐसी जगह पे हैं जहां पे मतलब कहना चाहिए जैसे 4 राज्यों में कहीं पे चुनाव हुए तो कमजोर वाला वो आपको जितवा देते हैं, आपको जिससे कि विश्वास ना हो कि हम गड़बड़ी कर रहे हैं। वो लोग योजनाओं के तहत माहौल बनाते हैं, बट ईवीएम के जरिए वो आपकी हार की ओर आपको पूरा वो कर धकेल देते हैं। चलिए, एसआईआर पर क्या कहेंगे आप, जो चुनाव आयोग एसआईआर चला रहा है? देखिए, चुनाव आयोग को तो भाजपा चला रही है, तो एसआईआर वगैरह को तो यदि अगर हम तरीके से कुछ जगह हम भी वो रहते हैं, एसआईआर वगैरह हो तो रहे हैं, पर कई जगह पिछले चुनाव में जैसे हमने कई जगह जमीन पर भी काम किया है, तो वार्डों में जो व्यक्ति इस वार्ड में रह रहा वो दूसरे वार्ड में उनने कर दिए, उनने देख लिया कि भाई ये कांग्रेस का वोटर है, तो कुछ जगह खिलवाड़ हुआ। तो एसआईआर पे भी ऐसे पूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता। एसआईआर पे तो आपकी पार्टी बहुत ही मुखर है बिल्कुल फिलवक्त। सर, अभी आपने कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा चला रही है। बिल्कुल सर, अगर ये सच है, तो अगर इस तरह से संवैधानिक संस्थाएं भ्रष्ट होती गई तो फिर क्या होगा? देखिए, भ्रष्ट होती जाएंगी तो हम देख ही रहे हैं। अभी बिहार में जो चुनाव जीते हैं कई लोगों ने, अभी मैंने आपसे बात करी थी कि कांग्रेस की विचारधारा जो मतलब कहना चाहिए देश में जो विचारधारा एक प्रकार से होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह, ये चीजें महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, पर आपने जैसा भी बोला कि अब बिहार में एक अभी कैंडिडेट एक ऐसी जीत के आई है कि उनसे बात ही करते नहीं बना, मतलब उनको विधायक की जो शपथ लेनी है वही पढ़ते नहीं बना। तो ये चीजों की ओर हमारा देश जा रहा है। अच्छा, मान के चलें कि आप लोग आ गए, है ना, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप लोग आ गए, मान के चलने सत्ता में जी। तो क्या उस पैरामीटर को बदल दिया जाएगा? यानी कि एक योग्यता है, चुनाव जीत के आने की एक योग्यता है कि आपको सिर्फ वहां पे मत प्राप्त करना है, आप पढ़े लिखे हों अथवा नहीं हों। तो क्या इसको बदलना चाहिए, या अब ये करना चाहिए आधुनिक युग के अनुसार कि व्यक्ति को इतनी कक्षा तो अनिवार्य रूप से पास होना चाहिए? बिल्कुल, कई चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे तो कल को अराजकता वगैरह, और आप देखेंगे क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, कई चीजें, यदि मेन मुद्दों पे अगर चुनाव कभी नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है। वो एक कहावत है, अपनी वो शायरी है राहत इंदौरी की, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर, इस शहर में हमारे घर अकेला थोड़ी। तो ऐसे ही क्या है कि नंबर सबका लगेगा। आज मान लो जो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं गलत करके भी, तो कल को ऐसा नहीं है वो भी सुरक्षित रहेंगे हर जगह। क्योंकि शिकार यदि आज आम जनता भी हो रही है तो नेताओं का होना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ था जब कितने कांग्रेस के नेता मारे गए थे। तो ये चीजों को बढ़ावा मिलता जाएगा यदि सही मुद्दों पर देश में चुनाव वगैरह और सरकार नहीं चलेंगी। आपके अनुसार ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सबसे जरूरी होना चाहिए, आप प्रायोरिटी में देखें अगर हम लिस्ट में? तो बिल्कुल, मुद्दे तो आप स्वास्थ्य का स्तर देखिए, अभी शिक्षा का स्तर देखिए, बेरोजगारी कहाँ जा रही है। अपने अमित जी शाह जी खुद बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन करा रहे हैं, मतलब हम गरीबी रेखा में वो लोग हैं उनको भोजन दे रहे हैं। तो ये शर्म की बात है। यदि आप नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, अगर वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार आज दे रहे होते तो लगभग इतने साल हो चुके हैं कि वो 80 करोड़ लोग, वो उनके रोजगार जो मिल जाता है युवाओं को, तो 80 करोड़ की आज संख्या शून्य होने पे हो रही है। शून्य होती, ठीक है। चलिए कुछ प्रदेश की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि
अभी मुख्यमंत्री जी के बेटे की शादी हुई, जी बहुत सादगी से उन्होंने तथाकथित शादी की, लेकिन एक दिन के प्लेन का जो खर्च है प्राइवेट प्लेन्स का, वो लगभग 23 से 24 लाख रुपए आ रहा है। 22 लाख समथिंग है, कितना आ रहा है। तो क्या कहेंगे आप ये इस मुखौटे पे, और जिस तरीके का कर्ज हमारे देश के, हमारे प्रदेश के ऊपर है, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या प्लान है, कुछ सोच रखे हैं आपने? क्योंकि आप युवा हैं, भविष्य हैं, तो कुछ बताएं। देखिए ये जो कर्ज बढ़ा रहे हैं ये, तो ये तो पर व्यक्ति, हर व्यक्ति को ही चुकाना है। मतलब जो भी हम लोग हैं, हम समझ रहे हैं कि हम बिना कर्ज के हैं, तो हर व्यक्ति कर्ज में। हाँ, वो जिस दिन चुकाना पड़ेगा तो मतलब मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख रुपए पर पर्सन हो चुका है। कांग्रेस के टाइम इतना नहीं था। और ये जो हवाई सफर कर रहे हैं, हवाई नेता ही हैं ये लोग, जमीन पे कुछ नहीं है, तो मौज मार रहे हैं एक प्रकार से। चुनाव तो सर अनवरत रूप से जीत रहे हैं, 23 साल हो गया है सरकार को यहाँ पे। शिवराज सिंह लंबे समय से रहे हैं, अब मोहन जी आ गए हैं, तो फिर कैसे कहेंगे हम? मतलब आखिर जब सबको ये बात पता है, तो आखिर ऐसी वजह क्या है कि हर व्यक्ति बोलता है कि हम कांग्रेस को नहीं जिताएंगे और फाइनल बीजेपी को नहीं जिताएंगे, और वोट उसी को दे के आ रहा है? ऐसा क्यों है? वोट दे के नहीं आ रहे हैं, वोट जा रही है। पहले ही मैंने ईवीएम का जिक्र किया था, क्योंकि हमने चुनाव देखे हैं। मैंने लास्ट टाइम विधायक का चुनाव जो अभी हुआ था, तो हमारे पिपरिया से बीरेन बेलवंशी को टिकट मिली थी। पहले टिकट मिली थी कमलनाथ जी के जो खास थे, तो उनको टिकट मिली थी। और कमलनाथ जी के खास नहीं कहना चाहिए, उन्होंने एक हमारे पिपरिया में एक प्रकार से कांग्रेसियों को एक करने के लिए पहले दूसरी टिकट दी, और फिर हम लोगों ने जब वो उस पर वो किया, तो हमने वो टिकट चेंज करा के लाए थे। पर हमने जब परिणाम देखे तो जो जनता का जो रुझान था उसके विपरीत आए, और हमने ईवीएम वगैरह में वो चीज़ें नोटिस करी जी, 99% वाली। तो लगा कि ईवीएम में गड़बड़ी तो होती है। तो वो चीज़ें क्या है कि लोग कह रहे हैं वो हो रहे हैं, पर कुछ जगह हम जब चुनाव लड़ते हैं जी, तो अकेले हम पार्टी से नहीं लड़ते, हमें सत्ता के साथ साथ शासन से भी चुनाव लड़ना पड़ता है, जिसमें हम लोगों की हार हो रही कुछ चीज़ों में, क्योंकि ईवीएम का तो फुल उसमें श्रेय है उसका। सर बहुत समय से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही है। बहुत सारे बड़े नेता कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी में आ गए हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम सिंधिया जी के रूप में ही देखते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पार्टियों में हमेशा मान लो आज 100 लोग हैं, तो अगर मान लो आज हमारी कांग्रेस कम है, अभी कहना चाहिए हम 15 पे हैं, तो बीजेपी 30 पे हो गए, पर 50% लोग मतलब ही रहते हैं जो समय के साथ अपना रुख बदल लेते हैं। तो कांग्रेस ने कई जगह यदि अगर किसी को आज बढ़ने नहीं दिया, और यदि आज उन्होंने पार्टी बदल ली है, तो मैं नहीं मानता कि मैं ये मानता हूँ कांग्रेस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था इनको पद ना देकर, क्योंकि इन लोगों को पद की ही लालसा थी। तो समय रहते के साथ इन्होंने भाजपा में ले लिया, अपने आप को शिफ्ट कर लिया। कल की बात है कि नरेगा का नाम, मनरेगा का नाम अब क्या बोलते, विकसित भारत जी, राम जी, यही नाम है शायद ना, तो ये कर दिया गया है। तो गांधी जी का नाम इससे हटा दिया गया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस तरीके का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि सब चीज़ों का नाम चेंज किया जा रहा है, या एक अलग प्रकार की छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए गांधी जी का नाम तो कितने ही हटा लें, और जब इनके जो बोलते हैं कि विदेश से हमारे मित्र आ रहे हैं, तो वो भी गांधी जी के सामने जाके नतमस्तक होते हैं। गांधी जी को कोई नकार नहीं सकता, वो एक विचारधारा है। तो ये लोग नाम बदल के ही काम कर सकते हैं, क्योंकि विकास इनसे हो नहीं पा रहा। आज अपन बेरोजगारी वगैरह देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे, तो आज इंडिया का मतलब जो मतलब पहले जो अपनी रैंकिंग थी, उनमें अपन हर जगह अब नीचे होते जा रहे हैं। तो नाम बदलने से विकास नहीं होगा, नहीं होगा, करने से होता है, और ये लोग करने में असक्षम है। तो नाम बदलने में सक्षम है, तो वो तो ये बदल ही सकते हैं। आपने अभी गांधी जी की बात हुई हमारी, आप गांधी जी के किस विचार से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए मैं नहीं प्रभावित हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाजपा वाले भी प्रभावित हैं। गांधी जी अहिंसावादी थे, तो आज अहिंसावादी थे, तो ये कहो कि इन लोगों के काम पे आज हिंसा नहीं हो रही और हिंसा के ये लोग शिकार नहीं हो रहे, तो इनको गांधी जी का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए और एहसान मानना चाहिए कि जिस तरीके के हमारे इधर पे
देश में बलात्कार की बहुत ही तादाद बढ़ती जा रही, सब चीजें घटनाओं की, है ना। तो उस हिसाब से तो ये गांधी जी के उसमें सुरक्षित हैं, नहीं तो हिंसा के उसमें तो ये खुद सुरक्षित नहीं होंगे। आप बताएं, आपको कौन से विचार सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं गांधी जी के? ये गांधी जी का एक तो अहिंसावादी और एक ट्रस्टीशिप, इनकी वजह से मैं उन्हें काफी पसंद करता हूँ। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं ट्रस्टीशिप के बारे में, उनको थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि गांधी जी ने एक विचार दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग इस संसाधनों के शीर्ष पर बैठे हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर हैं, वो पैसा उनका नहीं है, वो पैसा उस देश की जनता का है, वो सिर्फ उसके ट्रस्टी हैं। इसी कंटेक्स्ट में एक रिपोर्ट आई है, उसका जिक्र भी कर ही देता हूँ लगे हाथ, कि इंडियन इक्वालिटी रिपोर्ट आई है अभी, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान की 1% जनता जो कि लगभग 40% संसाधनों का इस्तेमाल करती है, और ऊपर के जो 10% लोग हैं वो 65% के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कह रही है साफ शब्दों में कि देश में अमीरी और गरीबी की खाई बहुत बढ़ रही है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में, चूंकि आप नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं हैं, तो अपने क्षेत्र में आप इसको मिटाने का क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा कर पाएंगे, या आपकी कोई योजना है ऐसी जिससे कि गरीबों को और बेहतर रोजगार मिले या संसाधन मिले, जिससे अपना जीवन बेहतर बना पाए? देखिए, जब तक हम लोगों को काबिल बनाने पे मेहनत नहीं करेंगे सर, हम करें या सरकारें करें जी, अगर ये लोग व्यक्तियों को काबिल नहीं बनाएंगे, फ्री की योजनाओं से कभी कोई काबिल नहीं बन सकता। हमेशा कंफर्ट जोन में जाता है व्यक्ति, इसलिए गरीब होता जाता है, क्योंकि उसको आप जैसे अभी योजनाएं चल रही हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो कंफर्ट जोन में जाएगा तो उसका गरीब होना तय है, और अमीर उसका फायदा उठाएगा उनके आलसीपन का, तो उसका अमीर बनना तय है। बिल्कुल सही बात है सर। 2018 में कंट्रोवर्सी हुई थी आपके क्षेत्र में, जिसमें आपके ऊपर भी कुछ FIRs हुई थी। बिल्कुल। क्या था वो मामला? देखिए, 2018 में हमारे यहाँ पे एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम आसी था, तो उस बच्ची के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी उसकी, और जिन लोगों ने हत्या और ये घटना को अंजाम दिलवाया था, हुआ ये था कि उस समय भाजपा की सरकार तो कंटिन्यू है ही, हमारे यहाँ विधायक भी 20 अब चौथी पंचवर्षीय उन्हीं विधायक की चल रही है। पर उस समय ऐसा हुआ कि प्रोटेस्ट हमने किया था उस बच्ची के लिए जी, पूरा शहर एक हुआ था, शहर के लोग भी साथ थे, और हम अपनी तरफ से जितना कर सकते थे गलत के खिलाफ हमने वो किया। पर उस जिसने वो घटना को अंजाम दिया था और घटना को करवाया था, जब दूसरे दिन हम अखबार देखते हैं तो FIR में हम लोगों का नाम उसको बचाने के लिए हम 7 लोगों का उन्होंने गलत नाम लिखवा दिया था। FIR होनी थी करवाने वाले पे, और बचाने के लिए उनने पिपरिया शहर में हमारे साथ 6 अन्य साथियों के ऊपर भी FIR कर दी थी। फिर कैसे बचे आप उससे? देखिए, वहाँ के संगठन वगैरह को भी, जो सामाजिक लोग हैं उनको भी बुरा लगा, और उसके बाद शहर भी एक हुआ कुछ चीजों में हमारे लिए खड़ा हुआ, तो हमारी गिरफ्तारी वगैरह तो नहीं हुई, बट केस अभी चल रहा है। हाँ, इस मामले में क्या उस बच्ची को न्याय मिला? बच्ची को न्याय तो मिला था, फांसी की सजा उसको हुई लड़के को, बट बाद में वो उसको पागल वगैरह घोषित करके वो सजा बदलवा दी गई। अच्छा, उम्र कैद में बदलवा दी गई जी। तो मैं तो नहीं मानता कि न्याय मिला, न्याय नहीं, अन्याय हमारे साथ भी हुआ, न्याय उसको भी नहीं मिला। आपका कांग्रेस में आदर्श अभी कौन से नेता हैं? जी, हमारे तो कांग्रेस में माननीय संजय शर्मा जी हैं, तेंदुखेड़ा पूर्व विधायक, और अभी वो प्रदेश महासचिव भी हैं, और कांग्रेस में जो जान फूंकने का काम वो कर रहे हैं, तो मैं तो उनको अपना आदर्श मानता हूँ, और हमेशा उनका स्नेह, और हमेशा मेरे को वो सही राह दिखाते हैं, तो जो बढ़िया लगा आदर्श तो वही है। राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पे तो मैं राहुल गांधी से काफी प्रभावित हूँ, क्योंकि राहुल गांधी काफी दूरदर्शिता वाले नेता हैं। उन्होंने जो चीजें पहले कही थी आज वो भारत में हो रही हैं, लोग उनकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं जी,
मतलब आप कहें चाहिए अनदेखा कर सकते हैं पर नकार नहीं सकते। कहीं ना कहीं वो नेता जो कहते हैं वो देश में हो रहा है, और ये पढ़े लिखे नेता की एक निशानी है कि उसको आगे की पता रहती है कि आगे क्या चीज़ों का क्या नुकसान है। जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी जी, उस यात्रा से आप क्या सीख लेंगे और अपने क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, और अभी तक सबसे लंबी यात्रा तो राहुल गांधी जी ने निकाली बतौर सांसद। अब जरूर अपने अन्य लोग भी निकाल रहे हैं जी। बट राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकालने का मेन मोटिव उनका ये था कि मैं यात्रा तो कर रहा हूँ पर लोगों की क्या कंडीशन है और लोग किस मतलब परिस्थितियों में हैं। जब वो हर जगह से निकले हैं ना, तो उन्होंने हर वर्ग के लोगों से उन्होंने मुलाकात करी है और उनकी समस्याओं को समझा है अपना समझ के। जी। तो आगे उन्होंने उन चीज़ों में काफ़ी चीज़ों में उन्होंने तैयारी कर रखी है। आगे मौका मिलेगा तो मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी की यात्रा का जो फायदा पार्टी को तो मिलेगा ही, पर उन्होंने जो चीज़ें देख के आए हैं यात्रा में उसका भारत के नागरिकों को भी बराबर फायदा मिलेगा। सर, एक विवाद है आपकी पार्टी का। कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने में जब दो नाम सामने आए, एक तो खड़गे जी का आया और दूसरा शशि थरूर का आया। बहुत से लोगों ने शशि थरूर का समर्थन किया क्योंकि वो एक बहुत ही डायनामिक व्यक्ति हैं, लेकिन बावजूद उसके खड़गे जी चुनाव जीत गए हैं। जी। ऐसा माना जाता है कि खड़गे गांधी परिवार के ज़्यादा करीबी हैं। तो क्या कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए खड़गे से ज़्यादा शशि थरूर ज़रूरी थे? देखिए, कांग्रेस जो भी फैसले लेती है वो कभी, मैं नहीं मानता कि उन्होंने कभी गलत फैसले लिए हैं। जी। पार्टी में वाद विवाद वगैरह कई चीज़ें होती रहती हैं और वो ऊंचे स्तर पर नहीं होती हैं, हर पार्टियों में निचले स्तर तक भी होती हैं। कई चीज़ें होती हैं, हमेशा सबका ही सही हो या कोई गलत अपन किसी को समझने लगे तो ये तो मैं नहीं मानता कि सही है। आज उनके नेतृत्व में भी पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और नेतृत्व काफ़ी अच्छा है। पहले लोगों का विवाद था कि गांधी परिवार पूरा चला रहा है। अब अन्य यदि कोई आ गया है तो विवाद कैसे पैदा करें, तो ये कुछ चीज़ें तो मीडिया की तरफ से ही प्रोपेगेंडा रहता है उनका कि कैसे करके पार्टी में फूट डालें। तो ना वो ना खुश हैं, मतलब अपन कहें कि उनको भी कोई दिक्कत नहीं है कि हम कहें कि उनको नहीं बनाया है। ये सब मीडिया का काम है। कांग्रेस में सब कुछ बढ़िया है। मीडिया आई गई है तो बात कर ही लेते हैं। मुझे याद है आखिरी मर्तबा प्रधानमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने सारे प्रश्नों के जवाबों का इशारा किया था अमित शाह की तरफ। यानी किसी भी पत्रकार ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने मौन धारण करके इशारा किया था अमित शाह की तरफ। जी। आप मुझे ये बताएं कि इस तरीके का अगर ये सब चलता रहा तो आपके दृष्टिकोण में ये ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल। एक प्रधानमंत्री कभी प्रश्न नहीं दे रहा है, किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, सॉरी, जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, मीडिया को आप जवाब नहीं दे रहे हैं यानी कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और बचना चाहते हैं। आज जिस प्रकार राहुल गांधी हैं हमारे, और वो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और अभी पिछले ही दिनों में उन्होंने अमित शाह जी को भी चैलेंज किया था कि आप मीडिया पे आइए, प्रेस वार्ता करिए, तो सामने आपको पता लगेगा कि कौन श्रेष्ठ है। विपक्ष में जो व्यक्ति है, हमारा विपक्ष का नेता है, वो श्रेष्ठ है, या जो जवाब देने से बच रहा है वो श्रेष्ठ है, जिसको लोग समझ रहे हैं मीडिया के थ्रू के वो श्रेष्ठ है। तो मीडिया के जवाब देना आपका दायित्व बनता है कि आप कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये कहना चाहिए सही व्यक्ति ही जवाब दे सकता, गलत व्यक्ति हमेशा मीडिया से छिपता फिरेगा। मीडिया की जो भूमिका है आज साहब, इसको कैसे देखते हैं आप? मीडिया की भूमिका इस समय तो एंटरटेनमेंट चैनल की माफिक हो गई है। कहा जाए और कहना चाहिए तो कोई गलत भी नहीं है। मीडिया आप लोगों को वो दिखा रही है जो सरकारों में जो बैठे व्यक्ति हैं, चुने हुए नेता जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, मीडिया वो दिखा रही है। 180 देशों में लगभग मीडिया है। आर्टिकल 19 के हिसाब से, मेरे हिसाब से, और लगभग आज की डेट में 151वें पायदान पे हमारी देश की मीडिया है। तो ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है।
हमें कोशिश करना चाहिए एक नंबर की हो। प्रशांत जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि हमारे देश में राजनीति में धर्म का जो हस्तक्षेप है और राजनीतिज्ञ धर्म का जिस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक प्रकार का ऊहापोह की स्थिति पैदा कर रहा है समाज में और सांप्रदायिकता को और की खाई को और बढ़ा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, धर्म को जब राजनीतिक लोग उपयोग करने लगेंगे तो जो दिखाया जा रहा है कि धर्म से आदमियों का फायदा होगा। पहले होता था कर्म ही पूजा, और जब से ये लोग सरकार में आए हैं तो अब लोगों के मन में इनने ऐसा जहन में ऐसी चीजें उतार दी हैं कि पूजा ही कर्म कर दिया है। और मैं मानता हूं कोई भी धर्म जब श्रेष्ठ बनता है जब उसमें संस्कार की, कहना चाहिए, संस्कार पैदा करे। कोई भी धर्म, नफरत यदि हम फैला रहे हैं तो वो अपने धर्म का भी दुष्प्रचार है। ठीक ठीक। संसद का भी शीतकालीन सत्र चल रहा है जी। हमारी संसद ने एक पूरा दिन वंदे मातरम पे खर्च कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस बहस को? मुद्दों से भटकाना है तो भाजपा से कोई सीखे। और वंदे मातरम जो इन्होंने कहा, दिन भर इन्होंने वंदे मातरम में निकाल दिया। जिन लोगों ने वंदे मातरम में दिन भर निकाल दिया, यदि अगर वो वंदे मातरम पूरा गाने की कही जाए या तो पता लगी कि सबसे पहले वही लोग गायब होंगे जिन्होंने एक दिन सिर्फ वंदे मातरम में निकाल दिया। भागते हुए नजर आएंगे वो लोग। जी जी जी। सर, इस समय पोल्यूशन का मसला भी बहुत तेज है और पोल्यूशन का एक बड़ा फैक्टर पराली जलाना भी है। चूंकि आप किसान भी हैं, किसान क्षेत्र से भी आए हैं, तो पराली जलाने की समस्या आपके क्षेत्र में कितनी ज्यादा है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है। पराली जलाने से प्रदूषण इतना नहीं हो रहा जितना जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से हो रहा है। पर एक राजनीति से व्यापारियों का एक पुराना नाता रहा है। बिजनेसमैन कई जगह पॉलिटिशियंस को ऑपरेट करते हैं। आज आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं अडानी हमारे मोदी जी को ऑपरेट कर रहे हैं। अभी हमारे पिछले दिनों कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता जी, अभी सब अडानी जी को 10,000 एकड़ जंगल जमीन दे दी गई है। वहां पे पहुंचे थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और जंगल काटे जा रहा है। पराली छोटा मोटा मुद्दा है, पर ये जो मुद्दे हैं इनकी ओर से ध्यान भटकाया जा रहा है जहां दोस्ती निभाई जा रही है। तो व्यापारियों को, जो बड़े इनके बिजनेस पार्टनर हैं, उनको ये बचा के, और ये किसानों पे ये लोग जो है दाव खेलते हैं कि इन लोगों की वजह से प्रदूषण हो रहा है। तो मैं इसके तो खिलाफ हूँ कि गलत बोलते हैं लोग, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ जी। इतना नुकसान वगैरह नहीं होता जितना प्रदूषण हमारे वहां पे भी कई फैक्ट्रियां, जितना उनसे धुआं और वेस्टेज निकलता है। ठीक। आपके क्षेत्र में सब कृषकों की सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी हैं? देखिए, इस समय तो कृषकों के लिए सबसे बड़ी समस्याएं तो ये हो रही हैं कि खाद वगैरह आपको टाइम पे मिल नहीं रहा। आज आपको बोन ही करनी है, बुवाई करनी है। व्यक्तियों को एक एक महीने बाद लंबी लाइन के बाद उन्हें खाद मिल रहा है। खाद यदि मिल जाता है तो किसान, ठंड हो गर्मी हो कोई सा भी मौसम हो, हर उसमें तपता है और हर मौसम को महसूस करता है। उसके नुकसान भी झेलता। जब फसल पैदा होती तो उसके बाद उसके रेट भी नहीं मिलते। तो किसान हर तरफ से पिस रहा है। और किसान हितैषी सरकार जो कांग्रेस थी, भाजपा तो बिल्कुल नहीं है। ये लोग अगर 40 रुपए बढ़ाते हैं तो उसका एडवर्टाइज में ही 40,000 करोड़ खर्च करके ऐसा बताएंगे हमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर दी। और कांग्रेस के टाइम पे ऐसा भी रहा है कि 700 का रेट रहता था तो डायरेक्ट 1400 के भी रेट हुए हैं। उन्होंने इतना एडवर्टाइज पे ध्यान नहीं दिया। कृषकों की बहुत बुरी कंडीशन है इनके राज्य में, शासन में। लेकिन सरकार का तो ये दावा है कि जो किसान सम्मान निधि है उसने परचेसिंग पावर पैरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, किसानों के हाथ में बहुत पैसा आ गया है। देखिए, किसानों के हाथ में पैसे तो नहीं आ रहे हैं, मूर्ख जरूर बन रहे हैं किसान।
ये जो किसान निधि वगैरह ये लोग देते हैं, और यहाँ पे जो 50 किलो की कट्टी आया करती थी उसको 45 की कर दिया करते हैं। यहाँ पे जो रेट पहले हमारी कोई भी चीज के 900 थे, आज 1400 कर दे रहे हैं। तो ये लोग वोट खरीद रहे हैं। किसान की संतुष्टि देखना है तो इन्हें जमीन पे आके उससे एक बार फेस टू फेस मिलना है, तो वो बताएगा कि कितना खुश है और कितना ना खुश है। ठीक है। अब जिला युवा कांग्रेस के चुनाव का एक मसला आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आप खड़े होने वाले थे, उस पर कुछ विवाद हुआ था, उसको स्पष्ट करेंगे? नहीं, विवाद वगैरह तो कुछ नहीं हुआ। सभी लोगों का सहयोग मिला था और काफी मतलब पूरे एरिया से, नर्मदापुरम से सभी अपने चाहने वालों ने कहा था कि आप जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ें जी। बट चुनाव अपन किससे लड़े? अपनी पार्टी के लोगों से। अगर हमें चुनाव लड़ना है तो हम भाजपा से कब चुनाव लड़ेंगे? तो इसलिए मैंने वो चुनाव लड़ा ही नहीं। और जहाँ पे दूसरे हमारे साथियों को मौका मिला है तो उनके साथ मैं हमेशा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है हम जितना सोच रहे हैं वही सही है। अगर हमारा वाला भी यदि कहीं पद पे बैठ के कुछ अच्छा कर सकता है तो मेरा उनको समर्थन पूरा है। बिल्कुल। चलिए, मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं जी आने वाले समय में, तो आप किन चीजों पे प्राथमिकता के ऊपर काम करेंगे? देखिए, पार्टी मौका देगी और जनता का तो इसने आशीर्वाद हमेशा ही मेरे साथ रहा है, और ऊपर वाले ने चाहा तो हम चुनाव तो हम बिल्कुल निकालेंगे। और जनप्रतिनिधि यदि हम चुन के जाते हैं तो हमारे मुद्दे कभी भी मुद्दे भटकाने वाले नहीं हैं। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये जो मेन चीज हैं, इन चीजों पे मैं आगे कार्य करूंगा। और जितना कमजोर वर्ग है या गरीब कह लें अपन किसी को, किसी के साथ भी यदि गलत होगा तो उनके साथ मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। सर, भाजपा का एक नारा है कांग्रेस मुक्त भारत का, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल बेकार नारा है, मजाकिया नारा है। जब तक वो लोग दिन भर कांग्रेस का नाम नहीं जपते, मैं तो नहीं मानता कि उनका खाना पच जाए। और कांग्रेस मुक्त कैसे कर लेंगे जब कांग्रेसी नेताओं पे उनकी निगाहें रहती हैं कि ये नेता हमारी पार्टी में जाए। जब तक आप नाम लेना नहीं छोड़ोगे, आप अपने काम पे वोट मांगना चालू कर लो। जब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। कांग्रेस भी आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर कि प्रधानमंत्री जो है वो जुमलेबाज है, जैसे कि 15 लाख का, बिल्कुल, या और बड़ी बड़ी बातों का कि 2022 तक किसानों की आय दुगना होगी। बिल्कुल, उनसे बड़ा जुमलेबाज तो कोई होता ही नहीं है। अगर आपको जुमले देखना है, 15 लाख का देख लो, काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, बातें ही हैं, जुमले ही रह गया उनका, काम तो कुछ दिख नहीं रहा। काम तो धरातल पे दिखाएंगे वो, ऐसा कह रहे हैं। अब कब दिखाएंगे ये देखते हैं। धरातल पे जब दिखाएंगे जब वो हवाई जहाजों से नीचे उतर जाएं, देश विदेश यात्राओं को बंद कर दें। जिस दिन वो कार में घूमने लगेंगे, रोडों की कंडीशन दिख जाएगी, शिक्षा पे ध्यान देने लगेंगे तो पढ़ाई का पता लग जाएगा, कहीं हॉस्पिटल में जाके देख लेंगे तो स्वास्थ्य का स्तर दिख जाएगा उनको। तो जब वो जमीन पे जाएंगे, विदेश यात्राएं बंद कर दें पहले, फिर अपन सोचेंगे कि ये जुमलेबाज हैं कि नहीं है, फिर तय करेंगे। अभी तो हमारी निगाहों में जुमलेबाज हैं। ठीक। तो प्रशांत जी, आपने जो आपका मूल्य समय हमको दिया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थे हमारे साथ प्रशांत पालीवाल जी, जिन्होंने अपनी साफगोई से अपनी सारी बात रखी और अपने क्षेत्र में समस्याओं को उजागर किया। मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, तो कृपया कर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।